ये सो स्टार्ट करते हैं। Yes. तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड आज हमारा 25th लेक्चर है एंड 25th लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 24 लेक्चर्स जो है वो कर लिए हैं एंड वी होप कि ये सारे लेक्चर्स के नोट्स जो है आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है आपके वेल रिवाइज भी होंगे। ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है वो कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का रिटेंशन बहुत ही अच्छे से हो पाए। रेगुलरली आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सर मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है एंड जब कभी भी कोई भी नया पॉइंट आपको मिलता है तो उससे आपको अपने नोट्स को अपडेट कर लेना होता है। यहाँ पर आपके पास रेगुलरली डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास के अंदर लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट होगी एंड इससे बचने के लिए क्या करना है तो पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। द मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बाइलिंगुअल, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन a topic. Please don't insist on any particular language for teaching. प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल जॉइनिंग द लेक्चर एंड जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के कंप्लीट कर लेना है क्योंकि अगर आपने उन सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो जिस रेस के अंदर आप दौड़ रहे हो मान के चलना आप उसमें दौड़ तो रहे हो पूरे जोर शोर से मगर आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्लियर सभी को? यस सर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम ना बहुत सारी समर वेकेशन सारी है ना आप लोगों के? हाँ सर हमारे समर वेकेशन सारी है। तो समर वेकेशन में अच्छी अच्छी जगहों के ऊपर जाना होती है ना? हाँ सर। तो आज मैं आज तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सी जगह के ऊपर लेके जाऊंगा। यस। तो आज हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। यस। तो हम पढ़ रहे थे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था। उन जैसे कि यूट्रोफिकेशन वगैरह क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर, जैसे एक तो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजीज को हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था। उसके बाद एक आपके पास सेक्शन आता है जिसके अंदर यूट्रोफिकेशन एंड एसोसिएटेड थिंग्स उनको डिस्कस करना है, तो हमने उसको को पढ़ा था। और एक थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके पास यहाँ पे आती है विच इज कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स को जो है आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आप लोगों की हेडिंग बन जाएगी कोरल रीफ्स। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले हम लोग जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख लेंगे। व्हाइट बोर्ड के ऊपर जब सारी चीजें समझ आ जाती है उसके बाद से जो हम लोग नोट्स के थ्रू जो है हमको रिवाइज कर लेंगे। डन सभी को? यस। तो 100% फोकस यहाँ पे, नोट्स किसी को बनाने नहीं है। नोट्स आराम से उसके बाद लेक्चर जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है तब रोक रोक के बना लेना आराम से। चलिए सर। तो ना सर एक बात बताओ सर, क्या सर ना पहला यूपीएससी में सवाल ना क्या पूछा गया था? यूपीएससी ने ना सबसे पहले एक चीज पूछी थी क्या कि ये ना कोरल रीफ जो होती है, हाँ सर, ये हार्ड होती है या फिर सॉफ्ट होती है? सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये हार्ड होती है या फिर ये सॉफ्ट होती है? अच्छा सर मेरे को क्या पता सर, मैं तो ना आज तक कभी यहाँ पे गया ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं कैसे होती है, ये हार्ड होती है सॉफ्ट होती है। जरा सोच के बताओ कैसी होती होगी, हार्ड होती होगी या फिर सॉफ्ट होती होंगी? सर मेरे को नहीं पता, तो मेरी मान लो क्या ये ना सॉफ्ट होती है? सर क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं गया हूँ ना, हाँ सॉफ्ट होती है। तो कोरल रीफ जो है वो आपके पास कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। एंड ये होती कैसी है? सर बहुत बड़ी बड़ी लग रही है मुझे, तो बड़ी नहीं होती है, ये स्मॉल होती है, छोटी। मगर वो कहते हैं ना छोटी 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 जब बहुत सारी बन जाती हैं तो वो आपस में आपको एक बिगर रूप जो है वो देखने को मिलता है। बट एक्चुअल में अगर आप एक को देखोगे ना, एक सिंगल यूनिट को अगर आप देखते हो, तो अगर आप एक सिंगल यूनिट को देखते हो तो सिंगल यूनिट हमेशा कैसी होगी? वो सॉफ्ट बॉडीड होती है। कैसी? सॉफ्ट बॉडीड एंड स्मॉल जो है आपके पास होती है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि कोरल रीफ जो होती है वो हार्ड एंड बिग होती है, हार्ड एंड बिग होती है, बोलना नहीं 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 सर, कोरल बॉडी जो है, कोरल रीफ जो है वो स्मॉल एंड सॉफ्ट बॉडीड होती है। कैसी होती है? स्मॉल एंड सॉफ्ट बॉडी। एक एक प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखो, जो जो चीजें आ रखी है ना उन उन फैक्ट्स को मैं पढ़ाते जाऊंगा एंड उस फैक्ट को कैसे समझा जाता है, कैसे है, उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए सर। तो कैसी होगी? स्मॉल एंड सॉफ्ट बॉडीड। हमको एक चीज को देखना है, कोरल रीफ के बारे में पूछा जाए तो इसको कोरल के बारे में आपको ये पूरे की बात नहीं है, ये एक कोरल पॉलिप की बात करी गई है। एक कोरल पॉलिप मतलब ये इतना सा भाग, ये इतना सा, ये इतना सा, ये इतना सा। डन। उसके बाद सर ये हार्ड कैसे बनती है? हार्ड में तुमने वो बचपन में नहीं पढ़ा क्या, संगठन में शक्ति है? यस, संगठन में शक्ति है। तो हार्ड बाद में संगठन जब ये पूरा का पूरा बन जाता है उसके बाद आपके पास यहाँ पे बनता है। डन। सो हाउ इज कोरल पॉलिप? कोरल पॉलिप इज स्मॉल एंड सॉफ्ट बॉडीड। क्लियर सभी को? कोरल बॉडी जो रीफ आपके पास होती है इट इज स्मॉल एंड सॉफ्ट बॉडीड। चलिए सर, ये तो ना सर समझ में आ गया। तो ना सर ये ना एक्चुअली होता क्या है, देखो एक्चुअली क्या होता है आपके पास कि एक तो आपके पास होती है जिसको हम कहते हैं जूजेंथले। ठीक है?
या जिसको आप अलगाई कहते हो। एक तो आपके पास होती है अलगाई या जिसको आप जूजेंटिले कहते हो, और एक होता है कोरल पॉलिप। ठीक है, दो चीजें होती है, प्लीज समझना। दोनों चीजें क्या है, एक एक वर्ड को मैं क्लियर कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो होते नहीं, समझना। एक तो क्या होता है, एक तो होता है कोरल पॉलिप। हाँ सर, कोरल पॉलिप होता है। अभी हमने देखा है ये कैसा होता है सर, ये स्मॉल होता है और ये स्मॉल बॉडीड होता है, सॉफ्ट बॉडीड। ये जो है सॉफ्ट बॉडीड होता है, यस। बट कोरल पॉलिप की ना एक खास बात है, क्या खास बात है सर, ये ना खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। ठीक है, ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक चीज होती है। फिर क्या होता है सर, एक आपके पास होती है अलगाई। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं जू जेंथले। जू जेंथले, यस सर। अब देखो उस लेक्चर को याद करो जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था ना बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, अमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म। यस, याद आ रहा है? यस सर। तो वहां पर हमने एक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है सर, कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से फायदा जो है वो पहुंचाते हैं। कोरल पॉलिप को यानी एक और बी के बीच में अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो ए विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम बी एंड बी विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम ए। एंड इन दोनों का एक दूसरे को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी हार्म नहीं है। ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपके पास कोरल पॉलिप और एल्गाई या फिर जूस एंथेले जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों के बीच में, दोनों सेम ही है। ठीक है, या फिर जूस एंथेले जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों के बीच में एक कैसी रिलेशनशिप देखने को मिलती है सर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। सर इसका मतलब मेरे को एक बात समझ आ रही है, क्या बात, कि इसका मतलब कोरल पॉलिप को एल्गाई से कुछ बेनिफिट हो रहा है एंड एल्गाई को या जूस एंथेले को कोरल पॉलिप से कुछ बेनिफिट जो है वो हो रहा है। क्लियर सभी को? यस, क्यों? क्योंकि दोनों ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है सर, देखो, एक तो होता है कोरल पॉलिप एंड एक आपके पास है जूजेंथले। ठीक है, कोरल पॉलिप जो है वो जूजेंथले को एक होम प्रोवाइड करता है, एक हाउस प्रोवाइड करता है, देन या फिर एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर सभी को? क्या चीज करेगा ये, होम, हाउस या सपोर्ट, जो भी आप कह दो वो इसको प्रोवाइड करेगा। क्यों सर? क्योंकि जू जेंटले है ना, हाँ, इसके अंदर एक लिमिटेशन है। क्या चीज सर? कि जू जेंटले का देखो जो बेनिफिट है वो तो क्या है, बेनिफिट है कि जू जेंटले फोटोसिंथेसिस कर सकता है एंड इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू जू जेंटले जो है वो अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर इसमें लिमिटेशन क्या हुई? लिमिटेशन ये हुई कि जू जेंटले को फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक चीज की जरूरत है सर, किस चीज की जरूरत है? सन की। किसकी जरूरत है? सनलाइट की। तो जू जेंथले को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की आपके पास जरूरत होती है। अब जू जेंथले को सनलाइट नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि जू जेंथले नीचे है। तो पॉलिप जो होता है वो उस पॉलिप जो है, मान लो ये अगर कोरल पॉलिप है, तो जू जेंथले इस कोरल पॉलिप में यहां पर आकर के बैठ जाएगा। डन। यहां से ये कोरल पॉलिप इसको क्या कर रहा है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस सपोर्ट की वजह से पॉलिप आपके पास ऊपर आ जाएगा एंड ऊपर से उसको सनलाइट जो है वो मिलती रहती है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोडक्शन जो है वो कर रहा है। अब ये फूड थोड़ा तुम खा लो, थोड़ा हमको भी देते रहना। ये सभी को? यस। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपके पास यहाँ पे होती है, जिसमें एक आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और एक आपको फूड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर कोरल वहां से हट जाएगा, अगर कोरल पॉलिप, पॉलिप क्या है, कोरल पॉलिप क्या है, विच इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, अगर कोरल पॉलिप हट जाए तो जू अंतली नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो समुद्र में आपको ही पता है कि नीचे जो है वो सनलाइट नहीं होती। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर जो टर्मिनोलॉजी को देखी थी वहीं पे कंप्लीट किया था। अब अगर वहां पे सनलाइट नहीं होगी तो जू सेंथले को फूड प्रोडक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नहीं मिलेगी, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और कल को वो खत्म हो जाएगा। डन। एंड कोरल पॉलिप अगर जू सेंथले को अपने यहाँ पे जगह ना दे तो पोलिप को वापस न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे? डन। तो ये इन दोनों की एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे चलती रहती है। तो पॉलिप के बिना जूजेंथले अधूरा है और जूजेंथले के बिना कोरल पॉलिप अधूरा है। तो इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं और जब ये दोनों बन जाते हैं तो फिर क्या होता है सर, तो फिर होती है इन सभी की ग्रोथ। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ग्रोथ।
एक कोरल पॉलिप, दो कोरल पॉलिप, तीन कोरल पॉलिप, चार कोरल पॉलिप, सर बहुत सारे कोरल पॉलिप्स, हाँ बहुत सारे कोरल पॉलिप बन गए। और जब ऐसे बहुत सारे कोरल पॉलिप्स बन जाएंगे तो एक जाल जैसी सी चीज बन जाती है, और उस जाल जैसी सी चीज को हम कह देते हैं रीफ। और ये किसकी रीफ है सर? ये है कोरल्स की रीफ, और इसलिए इसको बोल दिया जाता है कोरल रीफ। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, क्लियर सभी को? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट थिंग जो याद रखनी है वो क्या है? कोरल पॉलिप क्या होता है सर? स्मॉल, छोटा सा, एंड सॉफ्ट बॉडीड होता है। दो चीजें याद हो गई? यस सर। उसके बाद एक चीज क्या होती है? जूजेंथले। जूजेंथले क्या होता है? ये सर हम लोगों ने पढ़ा था पहले, जब हमने न्यूज और जब टर्मिनोलॉजी देखी थी तब हमने जूजेंथले देखा था। या सिंपल अलगाई वर्ड याद करो, एक वो होता है। अब इन दोनों को मिला दो, एक क्या करेगा? फूड प्रोडक्शन। एक क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डन। अब जब ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो एक जाल जैसा सा बन जाता है, और उसको हम क्या कह देते हैं? कोरल रीफ। क्लियर? वेरी सिंपल। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? यस। ये एक छोटा छोटा सा पॉलिप्स है, ऐसे जब बहुत सारे बन जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कोरल रीफ। डन सभी को? यस। चलो सर। तो ना ऐसे ना आपके पास ना एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है सर? कि कोरल, सॉरी, जूज एंथले जो है वो कहाँ पे रहता है? तो कहाँ पे रहता है वो? इट स्टेज इनसाइड द कोरल पॉलिप। कहाँ पे रहेगा ये? कोरल पॉलिप के अंदर रहेगा। कौन रहेगा? जूज एंथले। जूज एंथले जो है वो कोरल पॉलिप के अंदर रहता है, और वहां पर रह करके क्या करेगा सर? वहां पर रह करके वो करेगा फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा? वहां पर रह करके वो करेगा फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस से क्या होगा सर? फोटोसिंथेसिस से एक तो फूड प्रोडक्शन होता है, हाँ। सर बस फूड ही प्रोडक्शन होता है क्या? नहीं 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 सर, इससे एक और चीज प्रोड्यूस होती है। क्या? इससे एक और चीज प्रोड्यूस होती है, विच इज नोन एज ऑक्सीजन। अरे हाँ सर, ऑक्सीजन भी तो इम्पोर्टेंट है। यस। अब ये चीजें किसके लिए काम आएगी? ये चीजें काम आएगी पॉलिप के लिए। डन। अब इन सबसे क्या होगा? इन सबसे सर इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगी तो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एंड उसको फिर हम बोल देते हैं रीफ। क्लियर? तो ये जो है आपके पास कोरल रीफ जो है आपके पास होता है टोटल। अंडरस्टैंड सभी को? यस। चलो सर। तो आपको समझ आया ना, एक तरफ तो होगा पॉलिप, और एक तरफ आपके पास होगा जूजेंटले। ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड। ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर। डन या सपोर्ट। डन सभी को? यस। चलिए सर। अब देखो आपके पास ना यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कोरल रीफ से पॉलिप्स, कोरल रीफ में ना पॉलिप्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पॉलिप्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इससे जूज एंथले को क्या क्या खतरा है? आपके पास यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया। अब पहली चीज, जूज एंथले जो है वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि जूज एंथले को सपोर्ट हट जाएगा। सपोर्ट हट जाएगा तो फिर लाइट नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फूड प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, मान लो आप लोगों से पूछ लें कि ओशन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। यस और नो? यस। क्योंकि अगर कोरल रीफ के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो ऑक्सीजन मिलती है वो सप्लाई भी तो बंद हो जाएगी सर। यस और नो? तो ऑक्सीजन की भी आपके पास यहाँ पे कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से सारी चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पे समझनी होती है। क्लियर सभी को? यस सर। चलो सर, अब देखो क्या होता है। ये जो कोरल्स होती है ना, कोरल्स, हाँ सर, ये सिक्रीट करती रहती है काफी टाइम में। क्या चीजें सिक्रीट करती है सर? ये सिक्रीट करती रहती है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो वर्ड याद रह जाएगा, क्या सिक्रीट करती है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसकी इसकी वजह से आपको एक रीफ टाइप स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बनता रहता है ना? इधर से उधर से ऐसे ऐसे निकल करके आपके पास रीफ टाइप का पूरा स्ट्रक्चर जो है आपके पास बनता रहता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास निकलता रहेगा, ये धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बनाता रहता है पूरा का पूरा। डन। एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। पूरा का पूरा सैंड होती है, पीसेस होती हैं, रबल्स होते हैं, सब मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो सब मिल करके पूरा का पूरा आपके पास जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है एंटायर, वो पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कोरल रीफ। डन। तो कोरल रीफ क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ कोरल पॉलिप्स, जूज एंथोलेस, और भी जो उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट हुआ, उन सबसे के बाद जो रुबल्स वगैरह आप लोगों को उसमें मिल गए, सैंड मिल गया उनके, उससे जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, उसको हमने क्या बोल दिया? कोरल रीफ। जिसको देखने के लिए आप लोग स्कूबा डाइविंग वगैरह कर करके नीचे जाते हैं। डन सभी को यहाँ तक? यस।
चलिए सर, तो ये जो है आपके पास यहाँ पे रीफ जो है वो होती है। चलो सर, तो ना सर एक बात बताओ, ये रीफ ना होती कैसी है? आपने ना वर्ड समझा तो दिया कि ये रीफ होती है, पर ये ना रीफ होती कैसी है? अच्छा, तो ये रीफ जो आपके पास होती है, ये होती है 3 तरीके की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीफ्स। अब देखो, बेस्ड ऑन दी फॉर्मेशन कैसे कैसे रीफ रीफ बनी है, उसके अकॉर्डिंगली एंड कैसी वो दिखती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको करते हैं। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी कितनों को याद है? फिजिकल ज्योग्राफी कितनों को याद है? जिन्होंने पढ़ी उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ लें, जो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सर, अर्थ का एक ओशियनिक क्रस्ट होता है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। वो जब दोनों मिलते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपके पास नीचे जाएगी या ऊपर रहेगी? बताओ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नीचे जाएगी या ऊपर रहेगी? यस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्की होती है, वो सियाल से बनी हुई होती है, वो ऊपर जाएगी। ओशियनिक क्रस्ट सीमा होती है, सीमा वाली नीचे आपके पास आती है। अब जब ओशियनिक क्रस्ट नीचे जाती है तो उधर से उसके बाद लावा वगैरह वो सब वहां से निकल के आता है, तो ओशियंस के अंदर लावा का आपके पास स्पोर्ट होता है। वहां से हमने देखा था कि वॉल्केनिक माउंटेन्स आपके पास ओशन में बनते हैं। अब ऑब्वियसली एक सिंपल सी एक चीज सोचना कि कोरल रीफ आपके पास बन तो रही है, बट फोटोसिंथेसिस में लाने के लिए क्या इतना बड़ा पॉलिप बनेगा क्या कि ओशन के बिल्कुल बेस से ऊपर तक, सरफेस तक वो लेकर के आ जाएगा? नहीं ना। यानी इवन उस कोरल पॉलिप को भी तो नीचे सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल अबिसल प्लेन से तो नहीं आ जाएगा ऊपर। तो हमेशा कोरल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? यस, जहाँ पे वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रखी है, जहाँ पे वो वॉल्केनिक माउंटेन्स हो रखे हैं, जहाँ पे वो आइलैंड्स आपके पास बन रखे हैं, वैसी जगहें क्या ऑलरेडी समुद्र में बहुत ऊपर होती है ना। अब वहां पे थोड़ा सा ऊपर पानी होता है तो वहां पे थोड़ा सा पॉलिप लग जाएगा, पॉलिप लगने के बाद उसमें जूस एंथेले आ जाएगा, जूस एंथेले को ऊपर से फोटोसिंथेसिस मिल जाएगा, फूड प्रोडक्शन होगा, और वहां पे आपके पास रीफ जो है वो बनने लगता है। डन। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सिंपल से चीज समझना कि भाई मान लो ना ये एक ओशन है। यस सर। इस ओशन में नीचे कहीं पे ये क्रस्ट थी, इस ओशन क्रस्ट में यहाँ पे से कहीं पे मेंटल आपके पास निकला, और फिर आपके पास ना यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड बनने लगा। अब आइलैंड बन रहा है, 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 आइलैंड बन रहा है। बहुत बड़ा सा आइलैंड जो है वो बन गया। अब हो सकता है यहाँ से आपके पास पॉलिप निकल जाए, या हो सकता है ये आइलैंड बहुत बड़ा बन जाए। ठीक है। और आइलैंड के बाद में जो ये वाली जगह है ना, आइलैंड के सपोर्ट वाली, हो सकता है यहाँ पे पॉलिप लग जाए आपके पास नीचे कहीं पे। उसके बाद हो सकता है वो पानी यहाँ से निकल भी जाए। बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपके पास रीफ्स बनेगी, और उसका जो फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उन रीफ्स को जो है वो कहते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब टॉपिक है, इसको प्लीज जरूर पढ़ना, है ना, इसको जरूर पढ़ना। इसके अलावा ज्योग्राफी बहुत जरूरी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी जरूर करिएगा। एंड उसके अलावा आपके यूपीएससी भी बहुत जरूरी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, और जो पढ़ता है उसे हो जाते हैं, जो पढ़ता है नहीं है उनसे जो वो होते नहीं है। चलिए सर, तो ना इसको समझाओ। तो 3 तरीके की आपके पास रीफ जो है मिलती हैं। एक आपके पास होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, नाम याद कर लो, फिर कैसा होता है वो सब देख लेंगे। एक तो होती है आपके पास फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है सर। एक होती है जिसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, और एक नाम तो सबको ही पता है, अटॉल्स। यस, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एंड अटॉल्स जो है आपके पास यहाँ पे होती है। यस। चलो सर, तो अब एक एक को ना समझते हैं कि फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, बैरियर रीफ क्या होती है, और अटॉल्स जो है वो क्या होती है। तो इनके ना आप डायग्राम्स देखो, तब आपको ना समझ में आ जाएगा कि कैसी कैसी चीजें जो है आपके पास होती हैं। तो देखो, एक एक्टिव वॉल्केनो है, एक एक्टिव वॉल्केनो है आपके पास। अब इस एक्टिव वॉल्केनो के पास में यहाँ पे नीचे कहीं पे आपके पास ना रीफ लगने लग जाए, जस्ट पास पास में। यहाँ पे कोरल पॉलिप आया, उसके पास जो है वो आपके पास ब्लू एंथेले आ गया, एंड उसके पास से आपके पास सराउंडिंग में यहाँ पर ना ये रीफ फॉर्मेशन होने लग गई। तो इसको हम क्या बोल देंगे? फ्रिंजिंग रीफ जो है वो बोल देंगे। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि आपके पास ना गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। यस, धीरे धीरे आपके पास गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने बढ़ने लग गई। तो गर्मी ज्यादा बढ़ने लग गई तो आइलैंड जो है वो पिघलने लग गया, आइसलैंड जितने भी थे वो पिघलने लग गए। आइसलैंड अगर पिघलने लगेंगे तो ओशियन के अंदर जो वाटर सप्लाई होती है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यस, ओशियन के अंदर वाटर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो ओशियन के अंदर पानी बहुत सारा आ गया और ये सब कुछ वापस डूब गया। ठीक है, समझ में आया? सब कुछ वापस डूब गया। अब डूब तो गया, मगर आपको नीचे सपोर्ट तो मिल गया है।
सपोर्ट मिलेगा ओवर द टाइम, वापस फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी खूब होती जाएगी और वहां से आपके पास पॉलिप्स एक के पास एक के पास एक के पास लगते जाएंगे और फिर से रीफ बनती जाएगी और एक दिन वो रीफ एकदम से बाहर निकलेगी। डन, एकदम से वो रीफ बाहर निकलेगी। अब जब बाहर निकलेगी तो बीच में आपके पास यहाँ पे पानी पानी आ गया कि नहीं आ गया? बीच में आपके पास पानी आ गया। यस। तो जब इस तरीके की रीफ बनती है इसको बोलते हैं बैरियर रीफ। बना प्रोसेस समझ आया ना? बैरियर रीफ नाम क्या है? बैरियर रीफ तो इसलिए नाम जैसे ऐसे दे दिया कि जो आइलैंड है आपके पास और पानी जो है ओशियन में, उसके बीच में एक बैरियर बना दिया रीफ ने, इसलिए उसको बैरियर रीफ नाम दे दिया। बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बैरियर रीफ ये किससे आता है? कि पानी का स्तर आपके पास बढ़ा, वो सब कुछ सबड्यूम हो गया, उसके बाद जो रीफ आपके पास बनी थी, इनको रीफ को हमेशा कैसे समझो कि राक्षस होता है ना, राक्षस उसके सींग होते हैं। यस, तो पहले राक्षस का स्तर बाहर आता है, उसके बाद सींग, फिर राक्षस तो नीचे आ गया, सींग बढ़ते जा रहे हैं, तो इधर से राक्षस के सींग बढ़ते गए, तो सींग बढ़ते गए, तो जब सींग बाहर आएंगे पानी वहां पे रह जाएगा। डन। सींग बढ़ते जा रहे हैं, वो वाली चीज से आप समझिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो ना इसको समझिए कि सर ये पहाड़ है, पहले यहाँ पर जो है वो लगी थी, उसके बाद सर पानी आ गया, पानी आ गया तो सब डूब गया। अब डूब गया तो धीरे धीरे ये निकल तो रही है ना, बन तो रही है। अब बनते 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 बड़ा हो गया, बनते 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 बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो ये पानी इधर हो गया और ये पानी इधर हो गया, इसके बीच में ये क्या आ गया? बैरियर। इसके बीच में ये क्या आ गया? बैरियर। और ऐसा पूरा गोल 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 जो है आपके पास यहाँ पे चलेगा। तो बीच में आपके पास पानी भर गया तो इसको क्या बोलेंगे हम? बैरियर। डन सभी को? यस। तो हमेशा फ्रिंजिंग रीफ पहले बनेगी या बैरियर रीफ पहले बनेगी? यस, पहले फ्रिंजिंग आएगी, उसके बाद बैरियर रीफ आपके पास बनेगी। यस। चलो सर ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे पानी का स्तर और ज्यादा बढ़ने लग गया, है ना, पानी और ज्यादा बढ़ते आ रहा है। मगर पानी बढ़ रहा है तो रीफ भी तो बढ़ रही है, रीफ भी बढ़ रही है। भाई ये तो क्या है कि मलबा नीचे से नीचे जाए जा रहा है, आपके पास स्तर ऊपर उठता जा रहा है, मगर पानी भी बढ़ता है। बट वॉल्केनिक जो आइलैंड है वो तो उतना ही रहा, वो पूरा का पूरा डूब गया। तो अब आपके पास क्या होगा यहाँ पे कि वॉल्केनिक आइलैंड, पानी आपके पास पूरा आ चुका है, वॉल्केनिक आइलैंड पूरा डूब गया और ये बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया, ये भी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। यानी अब बीच में आपको पूरा का पूरा पहाड़ दिखना ही बंद हो गया और आपको ऐसा लगता है कि यार बीच में ना ये एक लेक सी आ गई है और विच इज ऑलरेडी टोटली पूरी तरफ से सराउंडेड है आपके पास इससे, क्या कहते हैं, जो कोरल रीफ से। डन। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अटॉल। तो पूरा प्रोसेस अगर देखा जाए तो उसमें अटॉल्स कहाँ पे आएंगे? थर्ड नंबर पे। डन, वेरी क्लियर। तो पहले एक रावण का सर था, रावण के सर के थोड़े से सींग उगे, उसके बाद रावण छोटा कैसे होता है? रावण, खैर ये तो एग्जाम्पल नहीं बैठेगा यहाँ पे, नॉर्मली जो है आप लोग समझिए कि पानी का भी स्तर बढ़ता जा रहा है आपके पास, वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो सबमर्ज होता जाएगा और रीफ जो है वो बढ़ती जाएंगी। डन। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। तो अब एक बार वापस इस फोटो को देखो, आपको समझ में आएगा कि सर पहले जो है वो सिर्फ आइलैंड था, वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनो था आपके पास, फिर इसके पास पॉलिप्स लगते गए यहाँ पे तो फ्रिंजिंग रीफ बनी, फ्रिंजिंग रीफ बनने के बाद बीच में यहाँ पे पानी भर जाता है, ये बीच में ये थोड़ा सा नीचे चला गया, तो जब पानी बन गया तो ऐसा लग रहा है सर कि यहाँ पर एक बैरियर है, तो बैरियर जब यहाँ पे लगा तो हमने इसको बोल दिया बैरियर रीफ। फिर धीरे धीरे जब और पानी बन गया तो ये और ज्यादा सब्सिडाइज यहाँ पे हो गया एंड बीच में अब सिर्फ और सिर्फ पानी बच रहा है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? अटॉल। सर हमने यही ना फोटो खिंचवाने जाते हैं, हाँ हम यहीं पे तो ना फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। यस सर, समझ आया सभी को? व्हाट इज बैरियर रीफ, व्हाट इज फ्रिंजिंग रीफ, व्हाट इज अटॉल? बनने का प्रोसेस समझ में आया? क्योंकि ये दिखता हुआ आसान है, सवाल बड़ा मुश्किल आता है। जिसको प्रोसेस समझ में आएगा उसी को ये सारे वही क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। इनको वापस देख लो एक बार कि सर सबसे पहले वॉल्केनिक माउंटेन था, पास पास में इसके लगती गई, इसको क्या बोल दिया? फ्रिंजिंग रीफ। यस, ये माउंटेन है, इसके पास पास में लगता रहा। फिर क्या हुआ सर? फिर बीच बीच में पानी भरते रह गया यहाँ पे, तो इनको क्या बोल दिया आपने? यस, बैरियर रीफ। फिर बीच में से पूरा का पूरा सबड्यूम हो गया आपके पास, बीच में पूरी की पूरी एक लगून लेक थी आपके पास यहाँ पे आ जाती है, तो वो क्या बन गया? अटॉल जो है आपके पास यहाँ पे बन गया। डन सभी को यहाँ तक? यस। चलिए सर, तो ये चीजें जो है आपके पास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरल रीफ। तो क्या होती है? टाइनी एंड फ्लैशी, इसको पूरा पढ़ लेना आप आराम से, कह लेते हैं इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देख लीजिएगा, फ्रिंजी रीफ है, बैरियर रीफ है, तो जो भी मैंने समझाया वो सारा इसमें लिखा हुआ है। आराम से इसको पॉज करके लेक्चर को जब बन जाए उसके बाद बैठ करके आराम से नोट्स बना लेना ये सारे। डन सभी को यहाँ तक? यस। चलिए, अब समझते हैं। तो ये तो कोरल रीफ क्या होती है, क्या बनती है,
हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन किए इन द सेंस हमने डायरेक्टली मैंने एक्चुअली उनके आंसर से आपको लिखवा दिए। दूसरा हम लोगों ने ये समझा कि इनके टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स जो आपके पास कैसे कैसे होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपके पास आता है कि कोरल्स ना कहाँ पे पाई जाती है, कैसा पानी होता है, कैसा, क्या कोरल हर जगह मिलेगी? तो हर जगह नहीं मिलेगी। यस, आपके पास अगर उनके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट है तो ही वहां पर रीफ फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। जैसे समझिएगा इस चीज को ना, समझोगे तो सारी कंडीशंस याद हो जाएगी, अदरवाइज तो रटनी पड़ जाएगी। जस्ट समझो, अगर एक पानी है ओशियन के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा टाइड्स आती रहती है ना, पानी बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे छॉल मार रहा है यहाँ से, है ना, पानी का मूवमेंट बहुत फास्ट है, तो क्या वहां पे रीफ फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि रीफ तो संगठन में शक्ति वाली बात है, संगठन ही नहीं बन पाएगा उसमें तो। एक छोटा सा पॉलिप आया, पानी बहा के ले गया, एक छोटा सा और पानी बना, पानी उसको भी बहा के ले गया। यस, उसको इधर उधर तितर बितर कर दिया, पानी के फ्लो से, पानी के तेज से वो टूट जा रहा है, पानी के प्रेशर से वो टूट जा रहा है। तो कैसा होगा आपके पास पानी जो है, आपके पास स्टिल होना चाहिए, इतना ज्यादा मूविंग जो है, हाई मूविंग टाइड्स जो, या हाई मूविंग पानी जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप लोग ये देखो कि क्या गहरा मिलेगा, गहरे समुद्र में मिलेंगे पॉलिप्स? यस, या शैलो शैलो वाटर्स में मिलेंगे? कहाँ पे मिलेंगे? शैलो वाटर्स में मिलेंगे। तो शैलो वाटर्स आपके पास एक कंडीशन हो जाती है, वार्म वाटर में मिलेंगे या कोल्ड वाटर में मिलेंगे? वार्म में मिलेंगे या कोल्ड वाटर में मिलेंगे? वार्म में। हाउ कैन यू से सो कि वार्म वाटर में मिलेंगे? रीजन क्या है इसका? वार्म वाटर कैसे कह सकते हो आप? चलो, साक्षी ने कोल्ड कह दिया, कोल्ड क्यों? क्योंकि वार्म पे क्वेश्चन उठा लिया। फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस की बात है हमारे पास यहाँ पे। इसलिए वार्म वाटर में मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि एल्गाई के रहने के लिए एक सुटेबल कंडीशन होती है वार्म वाटर। यस, ये चीज है, तो हम लोगों को वार्म वाटर बोलना है। अब देखोगे ना, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, तो क्या क्या कंडीशन हमारे पास बनती जा रही है उनको लिखते जाना। कि सर एक तो शैलो वाटर होना चाहिए, हमने ये चीज देख ली। वाटर का जो मूवमेंट है आपके पास वो कैसा होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए। थर्ड चीज हम लोगों ने ये देख लिया कि सर वार्म वाटर होगा, कोल्ड वाटर के अंदर नहीं मिलेगा। चौथी चीज, मेरे को एक बात बताओ, क्या अर्थ में हर जगह मिल जाएगा क्या ये? यस, वेयर आर वार्म वाटर्स ऑन द अर्थ? वेयर आर वार्म वाटर्स ऑन द अर्थ? ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन, वेयर आर वार्म वाटर्स ऑन द अर्थ? हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, हमने पूरा का पूरा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं, हमने देखा था ओशनिक करंट्स देखी थी। यस, वार्म करंट्स, कोल्ड करंट, सारी याद है ना, हरमूज एंड एवरीथिंग, है ना। पल्लवी सुनी, आपने कोर्स नहीं किया वो, आपको नहीं याद है। यस, ओशनिक करंट्स सारी याद करवा दी थी मैंने। कितना अच्छा सा लेक्चर था, जिसमें लोग हो जाते हैं कि सर ये तो बिल्कुल जिंदगी में कभी याद ही नहीं होती, हमने उनको भी पूरा का पूरा याद किया था। यस, ओशनिक करंट, जिससे पूरा अर्थ के पानी का मूवमेंट हमें पता चलता है कि कहाँ पे गर्म पानी होगा, कहाँ पे ठंडा पानी होगा, वहां पे ऐसा पानी क्यों होगा, और वो पानी उस दिशा में क्यों जा रहा है। सारे रीजन हमने देखे थे। यस, तो अगर आपको वो चीजें पता है तो आप पता कर सकते हो ना कि सर अगर वहां पे कोल्ड करंट है, कोल्ड पानी है, तो वहां पे तो कोरल पॉलिप नहीं होगा। मोस्टली हम लोगों ने देखी थी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर आपके पास वार्म वाटर होता है, बाकी उससे ऊपर आप जितना जाते जाते हो आपके पास कोल्ड वाटर जो है वो देखने को मिलता है। यस, और ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ का पानी थोड़ा सा स्थिर है, टेम्परेट, और ऊपर जितना आप जाते जाते हो आपके पास पानी उतना स्थिर नहीं मिलता है। यस, तो इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि ये ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा मिलेगी, टेम्परेट एरिया में नहीं मिलती है। क्लियर? तो ये कहाँ पे मिलती है आपके पास? ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर मिलती है, वार्म वाटर्स में मिलती है, शैलो वाटर्स में जो है आपके पास यहाँ पे मिलती है। अच्छा, एक और कंडीशन बताओ। हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको क्लाइमेट पढ़ाया था। क्लाइमेट के जब मैंने पढ़ाया तब मैंने आपको ऑसिलेशंस पढ़ाए थे। यस, ऑसिलेशंस पढ़ाए थे ना। जब इंडियन मानसून को हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, विच इज अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग ऑफ वाटर। याद है? थोड़ा सा जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट होगा याद करना, बट मैं क्या है लिंक करके, इट इज माय वे ऑफ टीचिंग, जिसमें हम डॉट्स कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं। मैं चाहूँ तो कंडीशन अभी लिखवा भी सकता हूँ, पर उसमें इतना मजा नहीं आएगा जितना हम रिवाइज करके चीजों को कनेक्ट करके कि देखो वहां पे हमने पढ़ा था।
उसमें जितना जिसने पढ़ रखा है ना उसको भी बड़ा मजा आ रहा होगा कि हाँ सर बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है हमारा। तो हमने अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग पढ़ी थी, यस, है ना, इनमें हम लोगों ने देखा था। तो अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग के अंदर मुझे एक बात बताओ, अपवेलिंग में किसमें ठंडे पानी का रोल होता है, अपवेलिंग में या डाउनवेलिंग में? यस, अपवेलिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, पानी ऊपर आता है। यस, पानी आपके पास ऊपर आता है। गर्म पानी होगा ठंडा पानी होगा? यस, ठंडा पानी होगा गर्म पानी होगा? अरे अपवेलिंग के अंदर ठंडा पानी होगा गर्म पानी होगा? नीचे से ऊपर आ रहा है, कोल्ड वाटर्स होता है उसमें। जब पानी नीचे से ऊपर आ रहा होता है तो ठंडा पानी होता है वो, है ना। तो अपवेलिंग के अंदर आपको कर ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। लोग पढ़ते ही नहीं है, लोग सोचते हैं बस पानी यहाँ पे जो है वो मिलता है। कि कोरल, लोग ना ये कंडीशन याद करके जाते हैं कि कोरल रीफ जो है वो वार्म वाटर्स में, ट्रॉपिकल एरियाज में, शैलो वाटर्स में मिलती है। कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा अपवेलिंग वाले एरियाज के अंदर कोरल रीफ्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब अगर आपको ये नॉलेज एक तो याद होना चाहिए और एक अपवेलिंग क्या होती है वो याद होना चाहिए, दोनों को कनेक्ट करो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। अपवेलिंग में सर हमने देखा है, अपवेलिंग के अंदर पानी ऊपर आता है तो नीचे से पानी ऊपर आएगा। नीचे से ऊपर जब पानी आता है तो उसमें मैंने दो तीन कंडीशंस आपको बताई थी। पहली कंडीशन वो पानी ठंडा होगा। दूसरी कंडीशन उसमें हाई रेट ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। यस, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है वगैरह, वो पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। तब जब पानी आपके पास ऊपर आएगा, ठंडा पानी होगा, तो क्या कोरल वहां पे रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि कोरल जो है वो अपवेलिंग वाटर के अंदर नहीं मिलता है। यस, याद रखना है कि अपवेलिंग वाटर जो होता है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है। और इस वजह से कोरल्स आर नॉट फाउंड इन अपवेलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, अपवेलिंग ऑफ वाटर के अंदर आपको कोरल जो है वो नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये ना यूपीएससी का क्वेश्चन ये था। अब सोचो, मैं जो हमेशा चीज कहता हूँ ना कि जो किताबों में पढ़ोगे तो ये लाइन लिखी हुई नहीं मिलती, ये समझ से आती है, ये लाइन समझ से आती है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। सो कोरल्स क्या है सर, अभी तक एक बार जितना भी हमने पढ़ा अगर हम लोग थोड़ा सा सम अप कर लें कि सर कोरल्स क्या है। कोरल पॉलिप जो है, दो चीजें हैं सर, एक तो आपके पास होती है कोरल पॉलिप, एक आपके पास होता है जूजेंटले। इस वर्ड को याद कर लेना, जूजेंटले। अलगाई याद मत करना, अलगाई छोटे बच्चे याद करते हैं। आप यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हो, आपको जूजेंटले याद होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, कौन सा, जिसको हम बोलते हैं सर सिम्बायोटिक। कौन सा रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यस सर। जूजेंटले क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करेगा। कोरल पॉलिप क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डन सभी को? जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? रीफ कह देते हैं। इतना सब कुछ पढ़ा सर? यस। ये तीन तरीके का होता है सर। एक तो होता है फ्रिंजिंग रीफ, एक होता है बैरियर रीफ, एक आपके पास होता है अटॉल। ये चीजें पढ़ी। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि कहाँ कहाँ पर जो ये मिलते हैं। तो हमने देखा सर शैलो वाटर होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, एंड ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, कल को लिखने को आ जाए कि फ्रंटोजेनेसिस इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर रीफ फॉर्मेशन। यस बोलोगे, नो बोलोगे? अब आधे लोगों को तो यही नहीं पता सर फ्रंटोजेनेसिस होती क्या है, फ्रंटोलाइसिस होता क्या है ना, नहीं पता। पल्लवी सोनी नहीं पता? आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल गया नहीं पता, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स करिए, तब आपको पता चलेगा कि फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, फ्रंटोलाइसिस क्या होता है। यस। तो जब फ्रंट्स फॉर्मेशन होते हैं, है ना, टेम्परेट वाटर्स के अंदर, जब पोलर वाटर्स के अंदर, पोलर पोलर जब पोल्स के पास में हम जा रहे होते हैं 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के पास आसपास में, तो वहां पर जब हम जाते हैं तो वहां पे फ्रंट फॉर्मेशन होता है। अब हमने तो पहले ही कह दिया ट्रॉपिकल वाटर में मिलता है कोरल्स, तो वहां कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली वो कंडीशन क्या है, वो रिक्वायर्ड नहीं है ना। तो ये कोई हार्ड एंड पास पॉइंट था ही नहीं, बट क्योंकि आपने पढ़ नहीं रखा ना तो आपको कितना टफ पॉइंट लगा वो, है ना। आपने पढ़ नहीं रखा तो आपको बहुत टफ लगा, बट जिसने पढ़ रखा है उसके लिए देखो कितना आसान पॉइंट है। तो ये बात है, पढ़ना पढ़ के जाना है। अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है, जो पढ़ के जाएगा उसके लिए टिक मारने वाला क्वेश्चन है, जैसे एक बार पढ़ा आंसर डन। यस सर। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ जाती है कि कोरल पॉलिप क्या है, जूजेंटले क्या है, फोटोसिंथेसिस आपके पास किस तरीके से चल रही है, देन शैलो वाटर, वार्म वाटर एंड ट्रॉपिकल वाटर, एंड वी कंक्लूड हियर कि ट्रॉपिकल वाटर, सॉरी, अपवेलिंग ऑफ वाटर है। इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है कि अपवेलिंग ऑफ वाटर है, ये जो है वो हमेशा कोल्ड होता है एंड इसके अंदर हाई न्यूट्रिएंट्स आपके पास होते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी विल नॉट बी फाइंडिंग कोरल्स हियर।
ठीक है, यहाँ पर कोरल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है कि वाई आर कोरल्स इंपॉर्टेंट। कोरल्स की जो है वो ऐसी आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो कोरल जो है वो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया आपके पास होता है। तो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए, जो मराइन बायोडाइवर्सिटी है उनको सपोर्ट करने के लिए आपको कोरल जो है वो बिल्कुल यहाँ पे चाहिए। और इसीलिए इनको अगर आप देखते हो ना, तो इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। इट इज ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। प्लस आप देखते हो कि कोरल पॉलिप जो आपके पास यहाँ पे होते हैं, इट्स पृथ्वी इफेक्ट। हो जाता है एकदम से आके, दरवाजा ऐसा कर दिया गया जैसे तोड़ ही देगा वो। थोड़ा सा एक्चुअली आज समर वेकेशन चल रही है ना, तो देर आर सो मेनी गेस्ट एट होम, इसलिए आज थोड़ी सी क्लास भी जल्दी करनी पड़ेगी। एनीवे, देखते हैं। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू। सो इसीलिए इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी जो है हम लोग यहाँ पे कहते हैं। अच्छा, ओशन के अंदर इनकी एक सर्विस होती है जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग सर्विस। ओशनिक जो आपके पास पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उसको यहाँ पर आपके पास रेगुलेट भी करते रहते हैं। जैसे कैसे? तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे ये, फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फूड का प्रोडक्शन आपके पास यहाँ पे चलता रहता है। आपने अभी कोरल्स की फोटोज देखी होगी, उसके पास में बहुत सारी फिशेस वगैरह भी आपके पास होती हैं। तो उनको भी यहाँ से फूड है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। इस वजह से रेगुलेटरी सर्विसेज भी जो है आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड सब लोगों को, आप लोग जब शादी होती है तो हनीमून के लिए कहाँ पे जाते हो? जाना है ना सभी को, सर, घूमने के लिए कहाँ पे? रीफ्स को देखना, स्कूबा डाइविंग, एवरीथिंग। तो यानी ये आजकल आपको इकोनॉमी के अंदर भी काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी जो है आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प जो है वो कर रही है। तो ये सारी एक तरीके से आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है कि सर आजकल ना, ये तो चीजें है ही है, ये तो सब प्रीलिम्स को लेकर के बात हो गई आपके पास। बट व्हाट आर अबाउट द मेंस? व्हाट अबाउट द मेंस? क्या मेंस में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे से कि व्हाट इज कोरल रीफ, वेयर द कोरल रीफ आर फाउंड, एवरीथिंग? यस, ऐसा? तो मेंस के अंदर ना आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास? मेंस में क्वेश्चन आएंगे व्हाट आर द थ्रेट्स टू दी कोरल कोरल सिस्टम, कि कोरल रीफ को लेकर के आपको क्या थ्रेट्स मिल रहे हैं, थ्रेट्स क्या है आपको, इनको क्या किस चीज का डर है। सेकंड आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि अगर थ्रेट है तो इनके सर्वाइवल के लिए आप जो है वो क्या कर रहे हो। यस, ये दो चीजें। अब जो सर्वाइवल के ऊपर जब चीजें करी जाएगी, तो आप देख रहे हो ना ये चीजें कहाँ पे हो रही है, ये ओशन के अंदर हो रही है। तो क्या एक कंट्री जो है आपके पास इनके सर्वाइवल का पूरा काम कर सकती है? नहीं। आपको ग्लोबल लेवल के ऊपर देखना पड़ेगा कि ग्लोबल वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है इनके सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीजें करी जा रही है। तो आज के बाद अगर आप कोरल रीफ को लेकर के किसी भी तरह का, अगर मान लो कोई भी न्यूज वगैरह पढ़ते हो, तो उसके अंदर ना हमेशा ढूंढते रहना, एक तो थ्रेड की बात करी हुई होगी, तो किस थ्रेड को एड्रेस किया जा रहा है उसको देखो। उसके बाद उसको लेकर के क्या मिटिगेशन लगाया जा रहा है, उसको जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है। देन कौन सी बॉडी उसके लिए काम कर रही है, उसको भी जो है आप लोगों को देखना है कि कौन सी बॉडी जो है आपके पास इसके लिए काम कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है। आता रहता है न्यूज में ये सब। एंड यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। या तो प्रीलिम्स में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर मेंस में कहीं ना कहीं तो एनवायरमेंट के पेपर में देखने को मिल जाएगा। और अगर कहीं नहीं मिला ना, तो याद रखना आपके पास एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका एग्जाम्पल ये बनेगा, है ना, जहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप इसको आराम से कोट कर सकते हो। जैसे ओशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स का आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास ये एक बहुत बड़ा, है ना, है उसमें, उसके अंदर प्रॉब्लम्स दिखाने के लिए, है ना। एक्वेटिक सिस्टम को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम्स की बात आती है, तो ये कोरल्स को लेकर के जो थ्रेट्स हैं, ये बहुत बड़े आपके पास वहाँ पे पॉइंट बनता है। क्योंकि ये नहीं लिखा, जैसे अगर मान लो लेक्स को लेकर के अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि लेक्स को क्या क्या थ्रेट है, अगर आप उसमें यूट्रोफिकेशन ना लिखो तो आप काहे के एस्पेरेंट्स? क्लियर? यू हैव टू कोट यूट्रोफिकेशन दैट। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओशनिक सिस्टम, एंड अगर उसको लेकर के रेगुलेशन की कोई बात चल रही है, या उसको लेकर के यूज की कोई बात चल रही है, या उसको लेकर के सपोर्ट की कोई बात चल रही है, तो वहां पे अगर आप, या उनको थ्रेट की कोई बात चल रही है, वहां पर अगर आप रीफ्स को नहीं कोट करते हो, तो ये प्रॉब्लम है। जैसे आप लोगों ने एक बहुत बड़ा वर्ड सुन रखा होगा, कोरल ब्लीचिंग। यस, कोरल ब्लीचिंग। एक्चुअली क्या होता है, पॉलिप्स जो होते हैं, पॉलिप्स के कलर्स होते हैं, ठीक है। उन पॉलिप का जो कलर होता है, इसलिए आपको कोरल रीफ बहुत सारे कलरफुल दिखते हैं। हर किसी का अलग, जैसा पॉलिप वैसा कलर आता रहेगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का ग्रीन होगा, वो सब आता रहता है। अब ब्लीचिंग में क्या होता है, अंदर का जू वेंटिलेट मर जाएगा आपका। अब जब मर जाएगा तो फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसके बाद खाली कैल्शियम कार्बोनेट बच गया, वो कैसा होता है, व्हाइट। तो जो कलर पिगमेंट्स आपके पास निकल जाते हैं, और लास्ट में सिर्फ व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर आपके पास लास्ट में रह जाता है, दैट इज, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कोरल ब्लीचिंग।
Now it is a threat because the coral reefs are supporting the whole biodiversity of the ocean. And अगर वो bleach out हो रही है, यानी that means it is dying, it is decaying. तो पूरी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, पूरे के पूरे ओशन की इकोसिस्टम के ऊपर आपके पास एक थ्रेट बनता है। यस, क्योंकि जब आप स्कूबा डाइविंग करके रीफ्स को देखने जाते हो ना, तो आप सिर्फ कोरल रीफ नहीं देखते हो, आप वहाँ की वो सुंदर दुनिया, वहाँ की छोटी छोटी इतनी सुंदर सुंदर जो मछलियां होती है, आप उनको भी देखते हो। तो कोरल ब्लीचिंग का इफेक्ट उन सबके ऊपर भी है। तो ये बहुत हॉट टॉपिक है ये, है ना। इसको लेकर के बहुत कुछ आपको पढ़ने को हमेशा मिलता ही रहेगा। तो समझते हैं सर कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू कोरल सिस्टम। ठीक है, तो इनके थ्रेट्स जो है वो क्या क्या है, इनको जो है वो देखते हैं। सबसे पहला थ्रेट, तो आजकल वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपसे आपकी जान के लिए भी पूछ ले कि मेरी जान को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, तो सबसे बड़ा थ्रेट आपके लिए क्या है? यस, कल परसों ही मैंने आपको एक बताया ना, क्लाइमेट चेंज। यस, क्लाइमेट चेंज आज बहुत बड़ा थ्रेट है, तो ये थ्रेट आपके पास इसके लिए भी है। तो द फर्स्ट पॉइंट विल बी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आपने ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर आपने देखा होगा कि आजकल ना ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आती है, जिसकी वजह से आपको हैवी मूवमेंट ऑफ वाटर्स भी देखने को मिलता है। अब अगर हैवीली अगर वाटर मूव करेगा, तो पॉलिप टूट जाएगा, पॉलिप के टूटते ही सारी बात खत्म। एंड इस वजह से ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो होती हैं, देट आर ऑल्सो रीजन। तो ये भी एक तरीके का आपको थ्रेट मिलता है आजकल। यस, और क्या हो सकता है? ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर बारिश इस बार कितनी हो रही है कुछ नहीं पता, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। यस, तो चेंजेस इन द प्रेसिपिटेशन, चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन। यस, फोर्थ, ये नाम कितनों को याद आ रहा है? व्हाट इज दिस नेम? कैन एनीबडी नेम फुल फॉर्म, गिव द फुल फॉर्म ऑफ इट? यस, हाउ मेनी ऑफ यू कैन लाइक गिव द फुल फॉर्म ऑफ इट? वेरी सिंपल, डिस्कस किया कर रखा है, बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। यस, कितने लोग हैं? अल नीनो, पूरा नाम बताओ। ENSO क्या है? ENSO क्या है? पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। यस, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। चलिए ठीक है, तो ये चीज जो है आपके पास होती है। फिफ्थ पॉइंट इफ यू टॉक अबाउट देन दैट विल बी मराइन पॉल्यूशन। मराइन पॉल्यूशन डन। पांचवी चीज आपने देखी होगी, एक्चुअली थोड़ा सा इकोनॉमिक फैक्टर से आप लोग देखो। पहले क्या होता था, फिशिंग एक एक्टिविटी है, और फिशिंग जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा। एक्चुअली आई एम हैविंग 4 किड्स इन माय हाउस, और कभी भी किसी न किसी के रोने की आवाज आती रहती है। कभी किसी ने इसको मार दिया, कभी किसी ने उसको मार दिया, एंड ये सब चलता रह रहा है। तो अभी एकदम से वापस से ऐसा लगा जैसे पृथ्वी रो रहा है, तो थोड़ा सा साउंड एकदम से वो दिमाग से वहां पे वाइब्रेट करने लग जाता है। चलिए एनीवे, तो फिशिंग के बारे में बात कर रहा था कि पहले आपके पास क्या होता है, फिशिंग जब हम करने जाते थे तो ठीक है, एक नाव में बैठते थे, छैया छैया करते हुए जाते थे, जाल फेंकते थे, फिश को उठाते थे, वापस छैया छैया करते हुए वापस आते। छैया छैया नहीं, ओ माजीरे करते हुए जाते, छैया छैया तो ट्रेन पे करते हुए जाते हैं। तो ओ माजीरे करते हुए जाते थे, ओ माजीरे करते हुए वापस आ जाते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि इंसान का लालच बढ़ता गया। अब लालच बढ़ता गया तो उसको है कि और ज्यादा हम लोगों को फिशेस चाहिए। यस, और ज्यादा फिशेस हमको चाहिए। तो उसको लेकर के आप देखोगे कि लोगों ने अलग अलग तरीके की फिशिंग टेक्निक्स अपनानी स्टार्ट करी, हार्ड फिशिंग टेक्निक्स स्टार्ट करी। आपको पता होगा तो नेट्स फेंके जाते हैं, बड़े हैवी हैवी नेट्स फेंके जाते हैं, है ना। बॉम्बिंग करी जाती है, आपने देखा है कोरल बॉम्बिंग करी जाती है, आपको पता हो तो नीचे जाकर के एक हल्का सा छोटा सा बॉम्ब टाइप में ना वो फोड़ देते हैं। जिससे क्या होती है, जितनी भी मछलियां होती है जो एक जगह पे कहीं पे छुप करके या कहीं पे भी रह रही होती हैं, वो एकदम से उस सडन वाइब्रेशन से निकल जाती है बाहर। जब बाहर निकलती है तो नेट फेंकते हैं और उसके बाद उनको पकड़ के निकाल लेते हैं। यस, क्वाइट पॉसिबल। चीज सुन, समझ रहे हो ना आप क्या चीज हो रही है? वो एक हल्का सा आपने बॉम्ब टाइप फेंका जिससे कि पानी में पूरा वाइब्रेशन आ गया। पानी जब जब वाइब्रेशन आ गया तो जो सोल, कल ये हमने जैनिज्म में पढ़ा ना, सोल वाइब्रेट हो गई, सोल को परेशानी हो गई। सोल को परेशानी हो गई तो मछली की सोल बाहर आ गई, आराम से सब बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तो उन्होंने नेट फेंक के सबको पकड़ लिया। अभी जो बॉम्बिंग है, इससे जो वाइब्रेशन आपके पास जनरेट हो रही है, जो आपके पास एक थंप आ रहा है एकदम से पानी में, उससे रीफ भी तो इम्पैक्ट हो रही है आपके पास। यस,
अगर वो तेज है, मान लो कोई नौसिखिया आप में से गया और उसने एक बड़ा सा सूतली बम या कोई बड़ा सा एटम बम लेकर के डाल दिया अंदर, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करके आ जाएगा। यस। तो ये जो ओवर फिशिंग आपके पास यहाँ पे हो रही है, ये आपने देखा होगा आजकल ट्रोलर्स यूज किए जाते हैं, है ना, फिशिंग में भी आजकल ट्रोलर्स यूज किए जाते हैं कि एक बड़ा सा एक बड़ी सी शिप लेके जाते हैं, एक ट्रोलर होता है, उसको फेंक देते हैं और उसके बाद उसको वापस खींच के ले आते हैं। डन। अब बीच में जो कुछ भी आया ना, फिश आई तो फिश, आदमी आया तो आदमी, पत्थर आया तो पत्थर, जो भी आ गया वो उसको ले आते हैं। कई बार उसमें कोरल रीफ आ जाती है। यस। तो जो ओवर फिशिंग है आपके पास, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है कोरल माइनिंग, तो ये कोरल रीफ के लिए। प्लस कोरल माइनिंग ये भी चल रहा है आजकल आपके पास कि रीफ लेकर के आओ, प्रेजेंट दो किसी को, है ना। यस सर, कि देखो मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तो नहीं ले आ पाया, कोरल लेकर के आया हूँ। यस। तो ये जो गिफ्टिंग है आपकी, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है आपके पास यहाँ पे। तो ये सही चीजें आपके पास, तो ओवर फिशिंग जो आपके पास हो रही है, ये ओवर फिशिंग भी एक तरीके का थ्रेट है कोरल रीफ के लिए। तो कितने हो गए, 5 6 हो गए आपके पास। 7 पॉइंट आपके पास बनता है कोरल माइनिंग। अब आपने से कोई पूछे सर कोरल माइनिंग वगैरह क्यों करनी है, तो कोरल रीफ जो पूरा बन रहा है किसका बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम मिल रहा है आपको यहाँ पे। यस, 1 पॉइंट है आपके पास ये, है ना। आजकल सब लोगों की आपकी हड्डियां कमजोर है, तो कैल्शियम चलाओ, कैल्शियम की गोली बनाओ, खिला दो आपको। यस। कोरल रीफ्स मेडिसिनल पर्पज से भी यूज आती है, इसलिए भी कोरल माइनिंग आपके पास यहाँ पे करी जाती है। डन। यस। तो कोरल माइनिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है इनके लिए, ये भी आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर सभी को। यस। एंड 1 पॉइंट लिखे बिना अगर आपने आंसर कंप्लीट किया, तो मान के चलना आपको बहुत कम नंबर मिलने वाले हैं, विच इज पुअर मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म। सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट। इसके बिना आंसर ऑब्वियसली सर अधूरा है। वेरी पुअर मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म बहुत हो रहा है आपके पास यहाँ पे कोरल कोरल एरियाज के अंदर। यस, आजकल हर कोई जाता है ना सीधा फ्लाइट पकड़ करके, है ना, वहीं पे रहेंगे सर। फोटोज आती है आपके पास, जितने भी सेलिब्रिटीज को देखते हो सबकी समर वेकेशन आपको वहीं पे देखने को मिलती है। यस, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। तो ये भी क्या है आपके पास, अगर इसको सही से मैनेज नहीं किया गया, तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है। सो पुअर मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म, ये एक बहुत बड़ा, इन सबसे भी ज्यादा बड़ा खतरा है ये आपके पास। क्लियर। इसके और खतरा सिर्फ रीफ को नहीं है, अगर ये पॉइंट नहीं लिखा ना, तो आपके आंसर को भी खतरा है। मान के चलेगा आपके भविष्य को भी खतरा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। डन सभी को। यस सर। क्योंकि ये पॉइंट दिखा देता है कि आप उस पॉइंट तक जा नहीं पा रहे हो। यस, मेंटल एबिलिटी दिखा देता है ये वाला पॉइंट, इसलिए ये पॉइंट तो लिखना ही लेना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमेशा, तो मतलब लिखते टाइम तो लास्ट लिखना, बट आपको याद करते टाइम सबसे फर्स्ट पॉइंट इसको याद रखना है। तो जितने भी वो याद रखने के लिए नोट्स में अपने वो चांद सितारे बनाते हो ना आप, वो सारे चांद सितारे इस पॉइंट के अक्रॉस बना देना है कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म। अब ये क्या है, ये पता है एक ग्रेवी है, ये जो पॉइंट है ना, ये एक ग्रेवी है। ग्रेवी समझते हो, ग्रेवी, है ना, चाहे पनीर पसंदा बनाना हो, चाहे और कौन सा भी पनीर बनाना हो, ग्रेवी हमेशा एक होती है। अब आप जब एनवायरमेंट को लेकर के, मान लो नेशनल पार्क को लेकर के आपके पास एक क्वेश्चन आया कि नेशनल पार्क को क्या थ्रेट है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म, वहां पे भी लिख सकते हो। यस। हिमालयास को क्या थ्रेट है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म। डन। ये ग्रेवी है, ये कहीं पे भी फिट की जा सकती है। डन ना आपके पास। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट हमेशा पकड़ने चाहिए आपको। तो इस पॉइंट को जो है वो इतना समझेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम लोग समझते हैं, जिसको बोलते हैं सर कोरल ब्लीचिंग। ये कोरल ब्लीचिंग क्या है, इसको समझते हैं हम। यस। कोरल ब्लीचिंग सिंपली समझने का कि जो कलर होता है, उस कलर का डी कलर हो जाना, यहाँ से इस कलर का जो है आपके पास हट जाना, उसको हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो बेसिकली आपके पास होता क्या है कि कोरल से जो ये जूस एंथले आपके पास होते हैं, या जो पिगमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू कलर आता है, ये थोड़े लूजली बाउंडेड होते हैं। अब क्या होता है, मान लो जितने अभी हमने रीजंस पढ़े, उन सारे रीजंस की वजह से अगर ये लूजली बॉन्ड जो है वो टूट गया आपके पास, ये यहाँ से हट जाएगा, और हटने के बाद जो है वो कलर पिगमेंट्स वहां से हट जाता है, कलर हट जाएगा, और आपके पास व्हाइट कलर की सिर्फ कोरल पॉलिश जो आपके पास यहाँ पे रह जाता है। तो जो कलर आपके पास हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो बेसिकली इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं एक्सपोजिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्टन। ठीक है, एक्सपोज हो जाएगा वो आपके पास। ये चीज है सिंपली आपके पास यहाँ पे लिखी जाती है।
तो ये आपके पास होता है कोरल ब्लीचिंग कि सर एक हेल्दी कोरल है, इसके पास क्या है, एक कलर है, देन कोरल पॉलिप है आपके पास, जूस एंथले हैं, दोनों की एक अच्छी चीज है वो रिलेशनशिप देखने को मिल रही है। बट फिर जूस एंथले आपके पास से यहाँ से हट जाता है, जूस एंथले हट गया तो सिर्फ आपके पास व्हाइट कलर जो है आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। इसको हम बोलते हैं ब्लीच्ड कोरल, कोरल ब्लीचिंग जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। और धीरे धीरे अभी तो ब्लीच है, उसके बाद ये डेड हो जाएगी पूरी की पूरी, तो डेड कोरल भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लास्ट में बच जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो कोरल ब्लीचिंग है। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर चलो ठीक है सर, आपने ना बता दिया कि कोरल होती क्या है। यस सर। उसके बाद आपने ये बता दिया कि सर कोरल के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। यस सर। फिर आपने ये भी बता दिया कि सर कोरल के थ्रेट क्या क्या हैं। यस सर। फिर आपने ये भी बता दिया सर कि कोरल की ब्लीचिंग विचिंग जो है वो सब क्या है। तो अब ये भी बता दो सर कि इनको बचाने के लिए, इन सबको बचाने के लिए इंडिया कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर इंडिया छोड़ो सर, मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये ना वाटर का, ओशन का मैटर है। इसका मतलब इसको बचाने के लिए ना ग्लोबली कुछ करना पड़ेगा। तो ग्लोबली जो है इसको बचाने के लिए कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको बचाने के लिए ग्लोबली जो है आपके पास यहाँ पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जो है वो डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक क्या आ जाएगा। यस, ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर कोरल रीफ। तो नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर कोरल रीफ, इसको समझते हैं। बस तो ये देख रहे हो ना आप, ये अटॉल्स होते हैं बेसिकली आपके पास। तो ये सारी कंडीशंस मैंने लिख दी है कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। शेलो वाटर है, सेमी हार्ड और हार्ड सरफेसेस हैं, क्लियर वाटर में मिलेगा, वार्म वाटर में मिलेगा, सेलाइन फिल्ड वाटर्स होने चाहिए, रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। डन। चलिए सर, तो नेक्स्ट समझते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव्स। अब देखिए आप लोग, ज्यादा इनमें पूरी रिसर्च आपको नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए क्या क्या चीजें करी गई है, इतना ज्यादा इन डिटेल में नहीं। ठीक है, डन। अब देखते हैं सर क्या क्या चीजें करी गई है। तो सबसे पहले आपके पास ना एक बनाया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इसको बोलते हैं ICRI। ठीक है, ICRI जो है वो आपके पास यहाँ पे बनाया जाता है। तो 1994 के दशक में इसको बनाया गया था। एंड ऑब्वियसली इंडिया, क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है आपके पास, सब ट्रॉपिकल कंट्री हम लोग, है ना, और हमारा जो ओशनिक पार्ट है वो ट्रॉपिकल एरियाज में हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए इंडिया भी ऑब्वियसली इसका पार्ट जो है आपके पास यहाँ पे होगा। ठीक है। अब ICRI जो है वापस आगे के पास फर्दर वापस और भी चीजें जो है वो बनाएगा। तो समझते हैं, तो एक तो क्या हो गया आपके पास इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ये चीज आपके पास होती है। और क्या बना सर, अब जब ICRI बन गया आपके पास, तो उन्होंने बोला चलो भैया हमने इनिशिएटिव तो लिया है, अब चीजें देखो तो सही कि चीजें चल क्या रही है ना, मॉनिटर करो देखें। मतलब सर अब ये एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाएगी, एक मॉनिटरिंग बॉडी जो आपके पास यहाँ पे बनती है, या एक मॉनिटरिंग इनिशिएटिव जो है वो लिया जाता है। तो वो आपके पास बनता है सेकंड, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये सभी को कौन बना रहा है, ये ICRI। जब हमने एक इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव लेने के बाद हमने उसको मॉनिटर किया कि यार एक्चुअली चल क्या रहा है, उसके लिए हमने क्या बनाया, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। तो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क को लेकर के आपके पास क्वेश्चन आता है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट और नॉट। भाई ऑब्वियसली जब ICRI का पार्ट हो तो इसके भी पार्ट होंगे ही होंगे। डन। ये किसके थ्रू बनाया गया है, ICRI के थ्रू बनाया गया है। क्लियर। यस, ये चीजें आपके पास होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोरल रीफ एक्शन नेटवर्क। कि देखो सिंपल समझना, जब आपने मॉनिटर कर लिया, मॉनिटर करने के बाद हमने यहाँ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब उन प्रॉब्लम्स को लेकर के आपको कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। वेरी सिंपल। सब कुछ एक लाइन में चल रहा है, कुछ अलग अलग नहीं है, एक लाइन में चल रहा है सब कुछ। तो थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड आपके पास हो जाएगा इंटरनेशनल कोरल रीफ एक्शन नेटवर्क। डन सभी को यहाँ तक। यस, वेरी सिंपल। सर कुछ नहीं, सबसे पहले हमने देखा कि कोरल रीफ है, अच्छी बात है, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव लेने के बाद देखा कि चलो पूरी जो सिचुएशन है उसका जायजा लेते हैं, इसके लिए हमने एक मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया। जब मॉनिटरिंग नेटवर्क लिखा बनाया,
तो हमको सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया। यस, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए ये भी पता चल गया। तो अब एक्शन लेने का टाइम है, इसलिए हमने क्या बनाया, एक एक्शन नेटवर्क बनाया। डन, ये तो सारे बन गए। अब इसके अलावा और भी तो चीजें चलेगी, सारी यही तो नहीं चलेगी। हमने देख रखा है वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक यूएनईपी बन बैठा है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। वो कहता है कि ये तो एनवायरमेंट का हिस्सा है, हम भी कुछ करेंगे इसके लिए। इन्होंने भी झंडा उठा लिया, कोरल रीफ कोरल रीफ कोरल रीफ। तो इसके सेपरेट होगी, अब वो इसी के अंदर नहीं आ रही, अब इसके सेपरेट एक और आपके पास क्या आ गया, यूएनईपी। सर इसको तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो यूएनईपी आपके पास यहाँ पे आ जाता है। डन। उसके बाद क्या होती है ना कि कुछ एक कंट्रीज होते हैं, वो कहते हैं कि यार अपना टूरिज्म कोरल रीफ की वजह से चल रहा है, अपने को इससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। अब ग्लोबल इनिशिएटिव तो क्या होते हैं, वो तो चाय समोसे वाली मीटिंग्स होती है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो वो बोल देते हैं कि यार ओशन है हमारे हाथ में थोड़ी ना है, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं क्या, है ना। एक्शन वैक्शन ठीक है करेंगे, हम बोल देंगे उनको कि भाई यहाँ पे ज्यादा माइनिंग मत करो, ज्यादा फिशिंग मत करो, यही करेंगे और तो क्या करेंगे। जाके ऐसा तो है नहीं कि कोरल रीफ नहीं लगा देंगे। डन। तो नाम के इनिशिएटिव वगैरह बनाए जाते हैं, होता जाता जो है वो कुछ खास है नहीं। तो जो कंट्रीज हैं उन्होंने सोचा कि यार ग्लोबली ना ये सब फालतू चाय समोसे वाली मीटिंग चल रही है, देर इज नो आउटकम ऑफ दैट, है ना। कोई 100% वहां से एक ऑथेंटिकेट आउटपुट मिल नहीं रहा है। बट हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। यस, जैसे कि आपकी फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन कौन सी है, अटॉल्स वाली, कहाँ पर पाए जाते हैं अटॉल्स इन। यस, अगर आपको अटॉल्स देखना है तो कहाँ जाओगे, लक्षद्वीप। यस, अगर लक्षद्वीप में अटॉल्स खत्म हो जाए तो लक्षद्वीप की इकोनॉमी कहाँ से चलेगी, बिजनेस खत्म। यस, तो लक्षद्वीप बोलेगा ना कि यार ग्लोबली मुझे नहीं पता कोई कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे तो अब कुछ करेक्टिव एक्शन चाहिए ही चाहिए। यस, अब करेक्टिव एक्शन में ऑब्वियसली लक्षद्वीप क्लाइमेट कंट्रोल कर नहीं सकता, लक्षद्वीप जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आ रही है उनको रोक नहीं सकता। बट लक्षद्वीप वाले कुछ इनिशिएटिव तो ले सकते हैं ना, जैसे कि मराइन पॉपुलेशन पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। यस, वहां के टूरिज्म को मैनेज कर सकते हैं। करेक्ट, ये चीजें तो करी जा सकती है। तो ये जो कंट्रीज आपके पास होती हैं, जो इन जिनका बिजनेस इनसे चलता है, वो अब कहती है कि देखो ग्लोबली हमें नहीं पता कुछ ढंग से हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेट अस टेक अवर ओन इनिशिएटिव, लेट अस टेक अवर ओन इनिशिएटिव। और इसलिए आपके पास एक कोरल ट्रायंगल बनाया जाता है, पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, एक कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव लिया गया। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव जो है वो लिया जाता है। अब इसके अंदर आपके पास एक नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो आती है। अब ऑब्वियसली ये कंट्रीज कौन सी होगी, मुझे को बताओ, क्या पाकिस्तान होगी इसका हिस्सा, क्या अफगानिस्तान होगा इसका हिस्सा, क्या रशिया होगा इसका हिस्सा, क्या यूएसए होगा इसका हिस्सा। यस, नहीं ना। जो कंट्रीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है वही तो इसका हिस्सा होगी, यानी जो आइलैंड कंट्रीज हैं बेसिकली। अब आइलैंड्स आपको सबसे ज्यादा किस किस को याद है, जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा होगा, जो लास्ट के लेक्चर्स तक जो टिका हुआ रहा होगा, जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा ईस्टर्न एशिया और वो सारे हमने आइलैंड्स वगैरह पढ़े थे, उसको अब याद आएंगे, है ना। अब देखो जिसको वो याद है ना वो लेक्चर, जिसको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से याद है, उसके लिए कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव के आइलैंड्स को याद रखना बहुत आसान है। अदरवाइज कोई भी टिका के आ जाता है कि सर हाँ अफगानिस्तान इसका पार्ट होगा, ये कहाँ से होगा, अफगानिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं है। डन। यस, तो कोरल ट्रायंगल एक वर्ल्ड मैप के अंदर, समुद्र के अंदर जाकर के कैसा शैलो वाटर, वार्म, मैं कुछ नाम ही नहीं लूंगा आपको, जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है ना वो आराम से नाम बताएगा, कैसा शैलो वाटर है, वार्म वाटर है, ट्रॉपिकल वाटर है। यस, ओशन का पार्ट है, कहाँ पे मिल रहा है, जहां पर आपके पास एक ट्रायंगल जैसा बनाया जा सकता है ओशन में। यस, विल इट बी बिलो, क्या साउदर्न पार्ट के अंदर होगा क्या कहीं पे। यस, या जो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह पाए जा रहे थे वहां पर होगा वो, क्या ट्रायंगल बनाना आपके पास पॉसिबल है उधर। यस, कौन सा ओशनिक पार्ट है जहां पर ये है, वो वाली कंट्रीज आपका इसका पार्ट बन जाती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, वर्ल्ड मैप में कितने लोगों को पता है कि इंडोनेशिया कहाँ पर है। यस, इंडोनेशिया मलेशिया बिल्कुल। तो इंडोनेशिया है आपके पास, मलेशिया है आपके पास, ये पेपुआ न्यू गियाना है आपके पास, फिलीपींस है आपके पास, फिर सोलोमन आइलैंड्स, कितने लोगों को ये नाम भी याद है, जैसे सोलोमन आइलैंड्स भी आपके पास होता है। तिमोर, ये पढ़ा था तिमोर लास्टे। यस,
कितने लोगों को इनमें से आधे लोकेशंस याद आनी चाहिए? उनके लिए तो याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिसको लोकेशन याद नहीं है, जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स नहीं कर रखा, वो बैठ के रटता रहेगा, और रटने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। आफ्टर ऑल यू हैव टू गो फॉर दैट कोर्स। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली लोगों को कोरल रीफ टफ क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। आइदर दे डोंट अंडरस्टैंड फिजिकल ज्योग्राफी। अगर फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पता तो फिर आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं समझ सकते हैं। और दूसरा, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पता। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पता तो ये इस तरीके के इनिशिएटिव्स वगैरह ये सब याद रखना बहुत बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। एंड ऑब्वियसली यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। यस, दे विल से कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव एंड फॉलोइंग आर द कंट्रीज, व्हिच कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ इट। और एक नाम इसमें आ जाएगा। यस, अजरबैजान पार्ट है क्या इसका? नहीं ना। सिंगापुर पार्ट है क्या इसका? नहीं ना सर। यस, स्विट्जरलैंड पार्ट है क्या इसका? यस, नहीं ना सर। कहाँ पे आता है स्विट्जरलैंड? यस, मेडागास्कर पार्ट होगा क्या इसका? नहीं। ये आप देख रहे हो ना, एक जगह की लोकेशन है, जो कि आपके पास जो है वो इसका पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर सभी को? तो ये तो आपके पास होते हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या क्या इनिशिएटिव है वो लिए गए। अब इसके बाद आपको जब कभी भी अगर मान लो वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता था, आपको जरूर पढ़ना है। यस, क्या प्रॉब्लम डिस्कस करी गई है, उसके कारण क्या है, उसको लेकर के क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर आपके पास कभी भी मीन्स के अंदर क्वेश्चन आए भी हैं और अब आगे भी आते जाएंगे। और अगर क्वेश्चन नहीं आता ना डायरेक्टली, तो भी जो भी क्वेश्चन होगा वहां पे आप इसको कोट जरूर कर सकते हो। डन। यस। तो ये चीज आपके पास होती है। नेक्स्ट आता है सर के व्हाट इंडिया इज डूइंग अबाउट कोरल रीफ्स। तो इनिशिएटिव टेकन अप बाय इंडिया। इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो आपके पास लिए हैं? तो इंडिया के इनिशिएटिव्स जो हैं वो आप सबके पास आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। तो सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का आपके पास है, आपको अगर पता हो तो उसमें हमने हमने बहुत सारे शेड्यूल्स बना रखे हैं। एंड बेस्ड ऑन द शेड्यूल हम जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो एरिया जिस शेड्यूल में आता है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है प्रोटेक्शन आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो करी जाती है। तो सबसे पहले व्हाट वी डिड, हमने कोरल्स को शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो डाल दिया। यस, हमने सबसे पहले क्या किया, कोरल्स को शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो डाल दिया। जिससे क्या होगा, जिससे कि इनको हाई प्रोटेक्शन वाला एरिया जो हम लोगों ने बता दिया कि भैया हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो आपको चाहिए। दूसरी चीज आपके पास एक इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मराइन एरिया मैनेजमेंट बनाया गया। क्या? इंटीग्रेटेड, ये बॉडी इसके नाम है ना, इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मराइन मैनेजमेंट, ये आपके पास बनाया जाता है। अब वेरी सिंपल, आप इनके टास्क देखो क्या होगा। एक इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मराइन मैनेजमेंट, ये क्या क्या चीजें वहां पे देख रहा होगा। ये देखेगा कोस्टल पॉल्यूशन ज्यादा ना बढ़े, कोस्ट के ऊपर किस तरीके की एक्टिविटीज चल रही है, ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ज्यादा पॉल्यूशन वहां से नहीं होना चाहिए, कितने शिप्स जा रही हैं एंड एवरीथिंग। यस, क्योंकि कोस्टल एरियाज के ऊपर आपको पता है ना आजकल टूरिज्म बहुत ज्यादा है। पहले सब लोगों को दौड़ के गोवा जाना होता था, आजकल गोवा की जगह गोकर्ण चलता है। यस, और उसके बाद धीरे धीरे आसपास की एरियाज और जैसे जैसे डेवलप होगी वो, क्योंकि वो तो ओवर क्राउडेड हो गया। तो ऐसे करके करते करते सारी जगहें खराब होती जा रही हैं। यस, तो इन सब जगहों का मैनेजमेंट करना है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट, जो मराइन में चला गया आपके पास, जो ओशन के अंदर चला गया उसको भी तो मैनेज करके रखना है। ऐसा तो नहीं कि जो ओशन में चला गया उसको छोड़ के छोड़ दोगे। तो उन सारी जगहों का आपके पास मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेटेड एक जो कोस्ट को भी देखेगा एंड मराइन को भी देखेगा। यस, यानी नियर टू दी वाटर एंड इन टू दी वाटर, दोनों ही चीजों को मैनेज करना है आपके पास। देन दैट इज वाई द वर्ड इंटीग्रेटेड इज देयर। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? यस, ऑन द लैंड एज वेल एज इन टू दी वाटर, आपको मैनेज करनी है चीजें। तो इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मराइन मैनेजमेंट जो है आपके पास यहाँ पे आता है। नेक्स्ट आपके पास बोला कि एक काम करो, एक अलर्ट सिस्टम बना दो। किसका अलर्ट सिस्टम? कोरल ब्लीचिंग का। तो हम लोगों ने जो है एक अलर्ट सिस्टम बना रखा है। मान लो अगर कोई कलर है वो वहां से अगर डी कलर होता है तो वहां से आपके पास जो है वो सीधा एक अलर्ट आ जाता है कि भाई कोरल कोरल जो है यहाँ पे आपके पास ब्लीच आउट हो रही है। अब जैसे ही ब्लीच आउट हो रही है तो आप जाकर के देख लोगे क्या रीजन है, उस रीजन को आप वहां से मिटिगेट कर लोगे, उसको बचा लिया जाता है। ये चीज आपके पास यहाँ पे करी जाती है। दूसरा, आप लोगों ने सुना होगा ना कि अगर मान लो आपको इंडिया में आजकल एक चीज चली है जिसको बोलते हैं अवेयरनेस। मोदी जी के आने के बाद ना ये एक बड़ी चीज चली है जिसमें अवेयरनेस, जैसे सफाई करानी है
तो पहले सब बोलते थे सफाई करो सफाई करो सफाई करो, मोदी जी ने क्या किया, सफाई को लेकर के अवेयरनेस फैला दी। अब सब लोग खुद से साफ रखते हैं। आजकल बच्चे भी आप देखोगे ना, कोई भी चीज फेंकनी होती है तो आप यहीं पे फेंक दो पेपर, बच्चे उसको जाके डस्टबिन में डाल देंगे। ये उनकी क्या होती है, अवेयरनेस होती है। तो अवेयरनेस के ऊपर काम कराया गया। तो इंडिया के जो मेन आपके पास कोरल्स वाली जगहें हैं, उनको लेकर के लोगों को अवेयर कराया गया। अवेयरनेस आपके पास यहाँ पे बहुत फैलाई गई। तो कौन कौन सी जो है जगहें आपके पास जिनको हाईएस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, यस, जिनको लेकर के बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई गई है, वो कौन कौन से आपके पास, 4 एरियाज हैं आपके पास। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, गल्फ ऑफ कच्छ है, एंड गल्फ ऑफ मन्नार है। ये सारी जगह हैं जिनको आपके पास लेकर के अवेयरनेस है आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा फैलाई गई कि भैया इनको बिल्कुल सही रखो, इनका ध्यान रखना है, ये सारी चीजें। उसके बाद एक नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कहाँ पे बनाया गया होगा? क्या दिल्ली में बनाओगे इसको? क्या जयपुर में बनाओगे इसको? नहीं ना, जहाँ पे कोरल्स होगी वहीं बनाओगे। यस, वहीं पे तो रिसर्च करनी है। कोरल को अगर उठा के लैब में लेकर आ गए तो क्या रिसर्च कर पाओगे? कुछ भी नहीं। तो कहाँ पे बनाएगी? सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी हो सकती है? पोर्ट ब्लेयर। यस। तो ये कहाँ पे मिलती है? पोर्ट ब्लेयर के ऊपर। तो हमने क्या किया, एक रिसर्च सेंटर भी बनाया, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर। कहाँ पर बना है ये? पोर्ट ब्लेयर के अंदर। यस। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे मिलता है ऐसा। इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स करिएगा, कहीं ऐसे लोग भी होते हैं। अभी हमारे क्या समर वेकेशन का टाइम है ना, तो हमारे एक मित्र हैं, वो कह रहे थे कि मैं गुजरात जाऊंगा और गुजरात जाकर के फिर वहां से पोर्ट ब्लेयर जाऊंगा। मैंने कहा पोर्ट ब्लेयर नहीं, वो हाँ, पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान निकोबार में। वहां से कहाँ से, गुजरात से कहाँ से कट लेकर के आप पोर्ट ब्लेयर की तरफ जा रहे हो? वो बेसिकली दमन दीव कहना चाह रहे थे। एनीवे, चलिए ठीक है। तो एनवायरमेंट की क्लास हम 1 ही घंटे की करते हैं, बट आज 1 घंटे से आपकी ज्यादा हो गई है। एंड हमने एक टॉपिक को जो खत्म कर दिया, इसकी खुशी है कि हमने एक टॉपिक को खत्म किया। तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ एंड, so with this we are completing one very big year